हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2761 द विंग रेस 1 पंखों वाली नस्ल 1। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब करने का क्या मतलब है? अगर हर कोई मर गया तो शक्ति और रुतबे का क्या फायदा? झंग यी ने पूछा। वो बहुत उलझन में लग रहा था। इसके अलावा अब जब सभी नस्लें पुनर्जीवित हो रही हैं और प्राचीन सभ्यताएं एक एक करके वापस आ रही हैं, ड्रैगन कबीला, टायरानोसोर कबीला और यहां तक कि वो स्टार कॉरिडोर भी, ऐसी स्थिति में जहां इतनी सारी शक्तिशाली ताकतें एक साथ उभर रही हैं, होली सी को यह विश्वास कैसे है कि उनके पास दुनिया को शून्य पर रीसेट करने की शक्ति है? ये पागल लोगों के एक झुंड के भ्रम जैसा लगता है। तुम सही कह रहे हो। मॉन्टेस्क्यू ने झंग यी की ओर दया और डर के मिले जुले भाव से देखा। जूनों के सबसे कट्टर अनुयायी सभी पागल हैं, सच में पागल। वे शक्ति, धन या अमरता का पीछा नहीं करते। वे केवल उस एक पवित्र मिशन का पीछा करते हैं। इस लक्ष्य के लिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान देने, अपनी आत्माओं का बलिदान करने और यहां तक कि पूरी दुनिया को अपने साथ नीचे खींचने के लिए तैयार है। पागलों के एक समूह के व्यवहार और तर्क का अनुमान लगाने के लिए कभी भी सामान्य ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास न करें। मॉन्टेस्क्यू ने इसे एक वाक्य में संक्षेप में व्यक्त किया। झंग यी चुप रहा। उसने उन कट्टरपंथियों के बारे में सोचा जिनसे वो पहले मिला था। उनकी उन्मादी निगाहें वास्तव में सिहरन पैदा करने वाली थी। बेशक केवल पागलों का एक समूह दुनिया को नष्ट नहीं कर सकता। मॉन्टेस्क्यू ने तब एक बड़ा धमाका किया। हमारे पास वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी है वो ये है कि होली सी अकेले नहीं लड़ रही है। उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली, यहां तक कि डरावनी प्राचीन सभ्यता के साथ गहरा गठबंधन किया है। वो सभ्यता विंग्ड पीपल कहलाती है। प्राचीन पश्चिमी ग्रंथों में उनका एक और अधिक व्यापक रूप से ज्ञात नाम है एंजल, फरिश्ता। एंजल, एक फरिश्ता? झंग यी की आंखें सिकुड़ गई। सही कहा, वो दुनिया की नजरों में एंजेल है। मॉन्टेस्क्यू ने सिर हिलाया। ये एंजेल व एंजेल नहीं है। ये एक बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी है। एंजेल की अवधारणा वास्तव में पश्चिम में उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि पूर्व के देश हुएक्सु में हुई थी। ठीक उसी तरह जैसे शब्द शंगड़ी, जो मूल रूप से प्राचीन हुआक्सु भाषा में सर्वोच्च देवता का नाम था, बाद में इसे पश्चिमी मिशनरियों द्वारा उधार लिया गया था। तथाकथित एंजल्स वास्तव में पंखों वाले लोग हैं, जिन्हें हुआक्सु की प्राचीन पुस्तक में दर्ज किया गया है। क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज बताता है, पंखों वाले लोगों का देश दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके लोगों के सिर लंबे होते हैं और शरीर पर पंख होते हैं। वे चौथे मुयक लोगों के वंशज हैं। बाई लोंगजी के साथ अपनी बातचीत की जानकारी झंग यी के दिमाग में कौंधी। चौथी सभ्यता या के सभ्यता, वो पृथ्वी के इतिहास में एक अत्यंत गौरवशाली युग था और याक लोगों में सबसे उत्कृष्ट पंखों वाले लोग थे। उनके पास शुद्ध सफेद पंख थे और वे प्रकाश और गर्मी की शक्ति का उपयोग करते थे। उस समय वे आकाश के पूर्ण शासक थे। ड्रैगन ने एक बार मुझसे इसका जिक्र किया था। झंग यी ने गहरी आवाज में कहा, पंखों वाले लोगों की ताकत ड्रैगन लोगों की तुलना में कम नहीं है। हां, मॉन्टेस्क्यू ने आह भरी। कल्पना करें कि अगर ड्रैगन जैसी ताकत वाले एंजल्स की एक सेना हो और साथ ही दुनिया भर में फैले निडर कट्टर कल्ट अनुयायियों का एक समूह हो, क्या दुनिया को नष्ट करने की उनकी इच्छा काफी संभव नहीं हो जाएगी? कमरे का माहौल तुरंत भारी हो गया। झंग यी आखिरकार समझ गया कि मॉन्टेस्क्यू को 2 साल तक क्यों छिपना पड़ा। इस स्तर के दुश्मन का सामना करते हुए उजागर होने पर प्यूपिल संगठन संभवतः एक पल में नष्ट हो जाएगा। तो ये बात है।
झंग यी ने स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि पोप ने हमेशा लो प्रोफाइल बनाए रखी है और सभी नस्लों के पुनरुद्धार के बाद भी पोप पद यूरोप में अपने क्षेत्र को बनाए रखने में सक्षम रहा है। पता चला कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। उसने मॉन्टेस्क्यू की ओर देखा। उसकी निगाहें एक बार फिर तेज हो गई। तुम्हारे द्वारा दी गई जानकारी वास्तव में बहुत मूल्यवान है, लेकिन मैं जिस बारे में अधिक चिंतित हूं वो ये है, तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे ओमेगा बनने में मदद कर सकते हो। चूंकि तुम होली सी से भी नहीं निपट सकते, तो तुम्हारे पास मुझे वो अंतिम कदम उठाने में मदद करने की क्या क्षमता है? ये झंग यी की सबसे बड़ी चिंता है। किंग स्तर के ऊपर ओमेगा है। वो जीवन के स्तर का अंत है, वास्तविक दिव्यता का क्षेत्र। हालांकि झंग यी अब शक्तिशाली है। वो महसूस कर सकता है कि उसकी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस दुनिया में उन उच्च स्तरीय प्राणियों और दृक देवताओं का सामना करने के लिए, जिन्होंने एक के बाद एक युगों को नष्ट कर दिया है, केवल वे ही अपनी रक्षा करने की क्षमता रखते हैं जो ओमेगा स्तर तक पहुंच गए हैं। मॉन्टेस्क्यू एक पल के लिए रुका। उसने मूल रूप से सोचा था कि झंग यी होली सी और पंखों वाली नस्ल के रहस्यों से डर जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि झंग यी का ध्यान इतनी जल्दी और इतना व्यावहारिक, प्रैग्मैटिक रूप से बदल जाएगा। ही बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और हंसा, एक रहस्यमयी मुस्कान। महामहिम झंग यी, आप बहुत अधीर हैं। मेरे लिए आपकी मदद करने का यह सही समय नहीं है। इसका क्या मतलब है? झंग यी ने कुछ अप्रसन्न होकर अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम मुझसे सिर्फ खाली वादे कर रहे हो? बूढ़े आदमी, जल्दी करो और बर्निंग तकनीक सौंप दो। मुझे दिख रहा है कि तुम पहले से ही मौत को दावत दे रहे हो। नहीं, ये निश्चित रूप से सिर्फ खाली वादे नहीं हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कहा, देवत्व का मार्ग न केवल शक्ति के संचय की मांग करता है, बल्कि एक अवसर और एक चाबी की भी मांग करता है। हालांकि आप वर्तमान में बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी आपके पास आवश्यक अनुभव और समझ की कमी है। आपने अभी अभी एक जबरदस्त लड़ाई का अनुभव किया है। हालांकि आपकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है, लेकिन आपकी नींव अभी भी अस्थिर है। आपको शांत होने, ध्यान करने और नियमों के सार को समझने के लिए समय चाहिए। रही बात उस मदद की जिसका मैंने जिक्र किया। बूढ़े ने अपनी आंखों की ओर इशारा किया, फिर आसमान की ओर। जब आप अंततः उस दरवाजे के सामने खड़े होंगे और पाएंगे कि आप उसे खोल नहीं सकते, तब मैं आपको वो चाबी दूंगा। इसे अभी आपको देने से आपका कोई भला नहीं होगा। उसके जैसा एक और पहेलियां सुनाने वाला। झंग यी अवाक था, लेकिन वो ये भी महसूस कर सकता था कि मॉन्टेस्क्यू झूठ नहीं बोल रहा था। इस स्तर पर कुछ चीजों को वास्तव में शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चिंतन और ध्यान। झंग यी ने कंधे उचकाए। ये एक बूढ़े भिक्षु की तपस्या जैसा लगता है, लेकिन ये वास्तव में मेरी वर्तमान कमजोरी है। कम समय में उसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी और उसे वास्तव में अपने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए समय चाहिए। खासकर अपने मानसिक स्तर पर नाइटमेयर क्लैन के प्रभाव का अनुभव करने के बाद उसे और अधिक स्वस्थ होने की आवश्यकता है। हालांकि मॉन्टेस्क्यू ने विषय बदल दिया। उसकी धुंधली आंखों में चतुराई की एक चमक कौंधी। हालांकि ओमेगा के मुद्दे पर अभी जल्दबाजी नहीं की जा सकती, लेकिन एक चीज है जिस पर मुझे लगता है कि हम अभी सहमत हो सकते हैं। तुम्हारा मतलब स्टारी स्काई कॉरिडोर से है? झंग यी ने तुरंत जवाब दिया। ऐसे समय में उसे बुलाए जाने का कारण कुछ और नहीं हो सकता। दुनिया का ध्यान अब वही केंद्रित है। हां, मॉन्टेस्क्यू मुस्कुराया। ब्रह्मांड के हमारे अवलोकनों के अनुसार स्टार कॉरिडोर 2 साल में आ जाएगा। ये अज्ञात खतरों से भरा है, लेकिन एक सभ्य समाज की विरासत से भी भरा है। हालांकि प्यूपिल संगठन आमने सामने की लड़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन खुफिया जानकारी जुटाने, खंडहरों को समझने और कुछ विशेष नियमों से बचने में हमारे पास अद्वितीय लाभ है। हम एक गठबंधन बना सकते हैं और साथ जा सकते हैं। चैप्टर 2762 द विंग रेस 2
पंखों वाली नस्ल दो। इसी क्षण झंगी उस बूढ़े लोमड़ी मॉन्टेस्क्यू के असली इरादों को पूरी तरह समझ पाया। ओमेगा ओमेगा का मार्गदर्शन और वेटिकन के रहस्य तो बस एक भूमिका प्रेल्यूड थे। मोंटेस्क्यू का असली लक्ष्य झंगी के बड़े जहाज पर सवार होना और स्टारी स्काई कॉरिडोर के खजाने में अपना हिस्सा पाना था। आखिरकार झंगी की वर्तमान ताकत और ड्रैगन कबीले के साथ उसके गठबंधन को देखते हुए वो स्टारी स्काई कॉरिडोर में प्रवेश करने के लिए निश्चित रूप से सबसे मजबूत सहयोगी है। वो बूढ़ा आदमी, उसकी योजना काफी अच्छी है। झंगी मन ही मन हंसा, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया। अधिक सहयोगी होने का मतलब है अधिक विकल्प होना, विशेष रूप से प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक पुराना खिलाड़ी जो 2000 वर्षों से जीवित है। खंडहरों की खोज के मामले में वे निश्चित रूप से एक अच्छी संपत्ति है। एक गठबंधन। झंगी ने अपना चाय का कप उठाया, एक छोटा घूंट लिया और उसके चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान आई। उसने न तो तुरंत सहमति दी और न ही इनकार किया। समय आने पर देखेंगे, अगर तुम मेरे साथ तालमेल बिठा सके तो। मोंटेस्क्यू ये सुनकर मुस्कुराया। वो जानता था कि ये एक मूक सहमति, टैसिट कंसेंट थी। खिड़की के बाहर समुद्र की हवा मेपल के जंगल से सरसराती हुई गुजर रही थी। इस सहज बातचीत के बीच भविष्य के लिए एक नई योजना चुपचाप तैयार कर ली गई थी। 2000 साल तक जीवित रहने वाले घोस्ट गिल्ड लीडर से विदा लेने के बाद झंगी अपने समूह को लेकर ऑयस्टर आइलैंड से निकल गया, जो भौतिक दुनिया की दरारों में स्थित है। सुनहरे पोर्टल से गुजरते ही समुद्र की नमकीन हवा की जगह तुरंत अमामी सिटी की शुष्क हवा ने ले ली। जाने पहचाने कंक्रीट के जंगल और हलचल भरे पुनर्निर्माण के दृश्यों को देखकर सभी को ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। कितना अविश्वसनीय बूढ़ा आदमी है। ब्रायन ने अब गायब हो चुके स्थानिक उतार चढ़ाव, स्पेशल फ्लक्चुएशंस की ओर पीछे मुड़कर देखा और आह भरी। हर बार जब मैं अध्यक्ष को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं इतिहास की एक मोटी किताब के पन्ने पलट रहा हूं। प्रोफेसर डा विंसी ने उस कुत्ते की ओर देखा जिसे गंभीर और दार्शनिक बातें करने का शौक था, और रूखेपन से कहा, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बहुत पुराना आदमी है? हाय ब्रो, हम सब सभ्य लोग हैं, हमें शिष्टता से बात करनी चाहिए। झंग, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बात का कोई मतलब नहीं है? झंगी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने बगल में मौजूद उस विलक्षण प्रतिभा वाले वैज्ञानिक की ओर मुड़कर देखा, जो अभी भी पोर्टेबल एनालाइजर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी, झंगी ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो मानवीय बुद्धि के पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा है, प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना क्यों चुनेगा? मोंटेस्क्यू रहस्यमयी हो सकता है, लेकिन वो एक पाखंडी शार्लटन जैसा अधिक लगता है। एक पाखंडी? ओह, नहीं। डा विंसी ने अपना सिर उठाया। उसकी यांत्रिक आंखों से नीली रोशनी चमक रही थी। मोंटेस्क्यू एक बहुत ही करिश्माई नेता था। बेशक, मुख्य कारण वो नहीं है। वो रुका और उसके चेहरे पर एक बहुत ही वास्तविक मुस्कान आई, जो कुछ हद तक विकृत, परवर्टेड भी थी। फिर उसने अपनी उंगली मोड़ी और पैसे का क्लासिक इशारा किया। मुख्य कारण यह है, प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन बहुत महंगा है, बेहद महंगा। झंगी, इसके अलावा उनका खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और यहां तक कि कई प्राचीन सभ्यताओं के भीतर भी घुसपैठ कर चुका है। मेरे शोध के लिए ये एक अपरिहार्य सुविधा है। डा विंसी ने अपने हाथ फैलाए और सहज भाव से कहा, वैज्ञानिक शोध करना बहुत महंगा है, खासकर मेरे प्रोजेक्ट्स। उसने कुछ नाराजगी के साथ कहा, हालांकि कोलंबिया भी पैसा देता है, लेकिन वे पूंजीपति बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वे हमेशा वित्तीय रिपोर्ट और कन्वर्शन रेट देखना चाहते हैं। लेकिन प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आप एक जीनियस हैं, आप बिना किसी रोकटों के संसाधनों को बर्बाद कर सकते हैं।
बस इतनी सी बात है। झंग यी कुछ हैरान था। बस इतनी सी बात है। डा विंसी ने अपने सिर की ओर इशारा किया। जिन लोगों को आई ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया है, वे या तो पागल हैं या जीनियस जिन्होंने किसी निश्चित क्षेत्र में शिखर को छुआ है। हमारे जैसे लोगों का धर्म जैसी अस्पष्ट और काल्पनिक चीज से ब्रेन वॉश करना बहुत मुश्किल है। आस्था? हाँ, वो तो बस कमजोरों द्वारा अपने दुख और गरीबी में मांगा गया मनोवैज्ञानिक सुकून है। हमारे लिए सत्य और ज्ञान ही एकमात्र ईश्वर है। झंग यी ने सिर हिलाया। ये कारण बहुत मान्य था और बहुत डानुमाफ भी था। तो आगे क्या करने का इरादा है? रिपोर्ट करने के लिए कोलंबिया वापस जाओगे? वापस जाना? नहीं, वहां बहुत बोरियत है। डा विंसी अचानक झंग यी के करीब आया। उसकी मरी हुई मछली जैसी आंखें लगभग झंग यी के चेहरे को छू रही थी और उसकी आंखों में कट्टरता, फैनेटिसिज्म चमक रही थी। हे झंग, मैं कुछ समय के लिए तियानहाई शहर में रुकना चाहता हूं। उसने अपने हाथ रगड़े और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुमने प्राचीन सभ्यता की कुछ विरासत हासिल कर ली है। हुआक्शु साम्राज्य की समग्र शक्ति इतनी तेजी से कैसे सुधर सकती थी? मुझे अपनी दृष्टि विस्तार करने दो और मेरा यहां रुकना तुम्हारे लिए भी बहुत मददगार होगा। मैंने तुम्हारी जैविक प्रयोगशाला, बायोलॉजिकल लैबोरेटरी देखी है। हालांकि उपकरण अच्छे हैं, लेकिन भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर की प्रक्रिया और जीन एडिटिंग एल्गोरिदम इतने कच्चे हैं कि ये एक आदिम व्यक्ति द्वारा अखरोट तोड़ने के लिए पत्थर का उपयोग करने जैसा है। मैं इसे अनुकूलित, ऑप्टिमाइज करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं और यहां तक कि महामानवों के जागने की संभावना भी बढ़ा सकता हूं। तुम? झंग यी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसका दिल तुरंत धड़क उठा। प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी की बुद्धिमत्ता यांग जिंगसिन के बराबर है। केवल वे दोनों एक ही रास्ते पर हैं। यांग जिंगसिन को लोगों के दिलों में हेरफेर करना और युद्धों की साजिश रचना पसंद है। दूसरी ओर लियोनार्डो डा विंसी विज्ञान में गहराई तक जाना पसंद करते थे और उन्होंने कई अजीब और अपरंपरागत चीजें बनाई थी। अन्यथा ब्रायन जैसा अजीब कुत्ता पैदा नहीं होता। सच कहूं तो उसकी टीम में प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी जैसा कोई नहीं था। अगर वो पहले झंग यी की टीम में शामिल होता तो वो संभवतः साइबरपंक के रास्ते पर चला जाता और उसे एक सुपर ओआरसी में बदल दिया गया होता। 21वीं सदी में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? टैलेंट। हालांकि वो लालच में था, फिर भी झंग यी खुद को पूछने से नहीं रोक सका, क्या वो बूढ़ा लोमड़ी मॉर्गन तुम्हें जाने देगा? तुम कोलंबिया के मुख्य वैज्ञानिक हो और तुम एक फ्रीलांसर हो। मैं उन्हें बस काम दे रहा हूं, मैं खुद को उन्हें बेच नहीं रहा हूं। डा विंसी ने घृणा के साथ इसे खारिज कर दिया। उसका लहजा अहंकारी था। इस दुनिया में मैं अकेला हूं जो बॉस चुनता है, इसके विपरीत नहीं। अब मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर आशान्वित हूं। तुम्हारे पास पुराने आदेश को बाधित करने की क्षमता है। इसके अलावा मुझे उस तकनीक में बहुत दिलचस्पी है जिसे तुम मंगल, मार्स से वापस लाए हो। झंग यी ने इस पागल वैज्ञानिक की ओर देखा और तेजी से अपने दिमाग में योजनाएं बनाने लगा। हालांकि तियानहाई शहर में लू केरन जैसा यांत्रिक जीनियस और यांग जिंगसिन जैसा सुपर ब्रेन है, लेकिन जैविक जेनेटिक इंजीनियरिंग और कुछ बुनियादी सैद्धांतिक शोध जैसे क्षेत्रों में लियोनार्डो डा विंसी जैसे उस्ताद की कमी है। अगर हम उसे यहां रख सकें, भले ही वो सिर्फ काम करने के लिए हो, तो ये हुआक्शु साम्राज्य की तकनीक के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा होगा। सौदा पक्का, मेक अ डील। झंग यी मुस्कुराया और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। तुम रुक सकते हो। बदले में मैं तुम्हारे साथ सैंड रेडर सिविलाइजेशन के कुछ तकनीकी डेटा साझा करूंगा। बेशक केवल गैरकोर, नॉन कोर हिस्से। झंग यी ने एक चतुर व्यापारी की तरह मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोर तकनीक देखना चाहते हो तो तुम्हें यह देखना होगा
कि तुम भविष्य में कैसा प्रदर्शन करते हो। चैप्टर 2763 लुओ कियाओ 1 लो कियाओ 1 कोई समस्या नहीं। डा विंसी ने उत्साहपूर्वक झंग यी का हाथ थाम लिया। मुझे शोध करने के लिए कुछ नया मिल गया है। मैं तुम्हारे लिए लैब के फर्श पर भी सो सकता हूं। लियोनार्डो डा विंसी की विजयी आकृति को देखते हुए झंग यी जानता था कि उसे मुफ्त में एक उच्च दर्जे का मजदूर मिल गया है। हालांकि प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी को वो जो पहला कदम उठाने के लिए ले गया वो सेंटीपीड फार्म कंखजुरा फार्म था। तियानहाई शहर के लिए कच्चे माल के एक मूल्यवान स्रोत के रूप में सेंटीपीड फार्म का पैमाना अब बढ़ रहा है। एप्सिलॉन से नीचे के ओरिजिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है जब तक पर्याप्त ऊर्जा हो। इसलिए शैडो स्क्वाड डेल्टा स्तर के शीर्ष व्यक्तियों से बनी है। हालांकि वर्तमान में युद्ध कौशल का यह स्तर उच्च स्तरीय युद्ध क्षेत्रों में पूरी तरह से बेकार तो नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से नगण्य नेग्लिजिबल है। केवल वे ही जो एप्सिलॉन के क्षेत्र तक पहुंच गए हैं बड़े पैमाने के युद्धों में भूमिका निभाने के लिए बमुश्किल योग्य है। अन्यथा कुछ यांत्रिक जीवन रूप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स अधिक उपयोगी होंगे। कम से कम यांत्रिक जीवन रूप सख्त और टिकाऊ होते हैं और वे मौत से नहीं डरते। झंग यी ने प्रोफेसर डा विंसी को जो पहला काम दिया वो था एप्सिलॉन स्तर के सेंटीपीड बनाना। प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी जानते थे कि ये झंग यी की ओर से एक परीक्षा थी, इसलिए उन्होंने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने एक अनुरोध भी किया, मैं आपकी भ्रूण प्रयोगशाला एम्ब्रियो लैबोरेटरी में भी भाग लूंगा। क्यों? झंग यी ने हैरानी से पूछा। सबको चौंकाते हुए प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी के चेहरे पर एक अत्यंत विचित्र मुस्कान उभरी। मैं ये कोशिश करके देखना चाहता हूं कि अगर हम उन्हें आपस में मिला दे तो क्या बनेगा। मानवता की निर्माता की परिभाषा क्या है? मानव आनुवंशिक अनुक्रम जेनेटिक सीक्वेंस में अन्य जीवन रूपों को कितना शामिल किया जाना चाहिए कि उसे मानव माना जाए? ईथर के टुकड़े ईथर फ्रैगमेंट्स प्राप्त करें। उनकी आंखों में धीरे धीरे उत्साह और पागलपन की आग जलने लगी, और यहां तक कि वे खुद को उछलने कूदने से नहीं रोक सके। आसमान की ओर 2 बीच की उंगलियां मिडिल फिंगर्स दिखाते हुए, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम निर्माता के अंतर्निहित तर्क की एक झलक पा सकें और सीधे एप्सिलॉन स्तर के ऑक्स की एक सेना बना सकें? झंग यी की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गई। वो प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी के पागलपन भरे विचारों से चकित था। हालांकि झंग यी जल्दी ही हंस पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ो और इसे करो। अगर तुम इसे कर सकते हो तो मैं पूरा समर्थन दूंगा, चाहे तुम्हें कितने भी संसाधनों की आवश्यकता हो। जिन्हें आप काम पर रखते हैं उन पर भरोसा करें, और जिन पर आप भरोसा नहीं करते उन्हें काम पर न रखें। ये झंग यी के काम करने का अंदाज है। तियानहाई शहर लौटने के बाद, एक दिन से भी कम आराम करने के बाद, अगली सुबह झंग यी के निजी टर्मिनल पर एक एन्क्रिप्टेड ईमेल भेजा गया। पत्र का स्रोत छिपाया नहीं गया था और नोट बहुत सीधा था। लिंक्लैन लुओ कियाओ स्पिरिट रेस। झंग यी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। एक काले बॉडी सूट में सजी धजी, मोटे कालीन पर नंगे पाव, दलिया, पॉरेज पीते हुए होलोग्राफिक स्क्रीन पर जानकारी देख रहा था। स्पिरिट रेस, उस नस्ल के बारे में उसकी कोई मजबूत छाप नहीं थी। 5 दिन पहले ऑल रेसेस कॉन्फ्रेंस में स्पिरिट रेस ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वे पूरे समय चुप रहे। न तो टायरानोसोर कबीले की तरह आक्रामक थे और न ही कुछ छोटी नस्लों की तरह दब्बू। वे विशिष्ट तटस्थ गुट न्यूट्रल फैक्शन से संबंधित है, जो मनुष्यों की छठी पीढ़ी के प्रति कोई स्पष्ट दुर्भावना नहीं दिखाते, लेकिन पूरी तरह से अमित्र अनफ्रेंडली भी बने रहते हैं। वे सांसारिक दुनिया से अलग भूतों के एक समूह की तरह हैं। वे तियानहाई शहर का दौरा करना चाहते हैं। झंग यी ने लापरवाही से पत्र यांग जिंगसिन को फॉरवर्ड कर दिया। फिर प्रिजर्व्ड एग
और लीन पोर्क कॉन्जी का एक घूंट लिया। यांगसिया के खाना बनाने का कौशल बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। उसका खाना स्वादिष्ट, रंगीन और खुशबूदार होता है। मुख्य बात यह है कि इसे खाने के बाद आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं और अपनी शारीरिक शक्ति वापस पा सकते हैं। एक्साइन एक्साइन, तुम क्या सोचती हो? यांग जिंगसिन ने उस पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, ये और किस लिए हो सकता है? ये शायद स्टारी स्काई कॉरिडोर की जानकारी के लिए है। तुमने अपने लाइव स्ट्रीम में जो चारा, बेट छोड़ा था वो बहुत लुभावना था। यहां तक कि तटस्थ पक्ष भी शांत नहीं बैठ सके। मिलूं? हाँ, बेशक मैं मिलूंगा। झंग यी ने अपना मुंह पोंछा। उसकी आंखों में चतुराई की एक चमक कौंधी। भविष्य में हम कई दूरस्थ सभ्यताओं के साथ व्यवहार करेंगे। चूंकि मैं चीजों को सेट करने के लिए स्टार कॉरिडोर का उपयोग करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे बंद दरवाजों के पीछे नहीं कर सकता। यदि हम संवाद करने से मना करते हैं तो ये केवल हमें दोषी दिखाएगा और यहां तक कि अनावश्यक शत्रुता भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूं कि ये तथाकथित स्पिरिट रेस वास्तव में कितनी पानी में है। झंग यी ने ईमेल का जवाब दिया, दौरे के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अगले दिन दोपहर में तियानहाई पोर्ट। भीषण युद्ध के बावजूद बंदरगाह के बहाली का काम तेजी से आगे बढ़ा। इस क्षण समुद्र शांत और स्थिर था, सुबह की हल्की धुंध में लिपटा हुआ। झंग यी, यांग जिंगसिन, लू केरन और शैडो स्क्वाड के कई प्रमुख सदस्यों के साथ गोदी डॉक पर पहुंचा। वहां कोई भव्य स्वागत समारोह नहीं था, कोई रेड कारपेट नहीं था और कोई फूल नहीं थे, लेकिन गोदी के चारों ओर पूरी तरह से सशस्त्र सैंडस्नैचिंग रोबोटों के दस्ते व्यवस्थित रूप से गश्त कर रहे थे, जबकि आसमान में फाइटर जेट इंजनों की हल्की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। ये एक मूक निवारक डिटरेंट है, आगंतुकों को शक्ति का प्रदर्शन। वे यहां हैं। झंग यी ने क्षितिज की ओर देखा। दूर समुद्र की ओर देखते हुए एक विशाल लहर तेजी से करीब आ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से भले ही वहां कुछ भी नहीं देखा जा सकता था और रडार केवल एक धुंधली छाया दिखा रहा था, लेकिन लहरें स्पष्ट रूप से पानी को काट रही थी। जब तक जहाज बंदरगाह के कुछ 100 मीटर के भीतर नहीं आ गया, तब तक समूह उसकी रूपरेखा को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। ये एक विशाल, पूरी तरह से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जहाज था। ऐसा लगता है कि ये किसी विशेष तरल पदार्थ से बना है जो आसपास के समुद्री जल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। न केवल ऑप्टिकल क्लोकिंग प्रदान करता है, बल्कि अधिकांश डिटेक्शन तरंगों को भी अलग कर देता है। अगर इसने खुद को प्रकट नहीं किया होता तो सामान्य रक्षा प्रणालियां इसका पता लगाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होती। तरल पदार्थों के साथ ऑप्टिकल छलावरण, ऑप्टिकल कैमोफ्लाज दिलचस्प है। लू केरन ने अपने चश्मे ऊपर किए। उसकी आंखों में तकनीकी रुचि चमक रही थी। विशाल, पारदर्शी जहाज बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ा। बंदरगाह पर जहाज के रुकने के बाद रोशनी की एक लकीर चमकी और गैंगवे नीचे उतारा गया। इसके तुरंत बाद एक लंबी, दुबलिपतली आकृति धीरे धीरे नाव से उतरी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी त्वचा अत्यंत हल्की दिख रही थी। उसका रूप मनुष्यों की छठी पीढ़ी से लगभग अलग नहीं था। उसने एक अच्छी तरह से सिली हुई काली ट्रेंच कोट पहनी थी और लापरवाही से अपने हाथ जेब में डाल रखे थे। हालांकि उसमें एक अलग जातीय समूह की स्पष्ट विशेषताएं हैं। उसकी त्वचा असाधारण रूप से गोरी, लगभग पारभासी, ट्रांसलूसेंट थी और आप नीचे की पीली नीली नसों को धुंधला देख सकते थे। उसके कान नुकीले थे, जैसे कि किसी पौराणिक कल्पित बौने एल्फ के हों। सबसे आश्चर्यजनक उसकी आंखें थी। बिना पुतलियों के वे शुद्ध गहरी काली थी, जैसे 2 छोटे ब्लैक होल हों। उसके शरीर के चारों ओर 6 चमकती हुई मछलियां हवा में तैर रही थी। ये मछलियां भौतिक अस्तित्व नहीं थी,
बल्कि एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी थी। वे उसके चारों ओर खुशी खुशी तैरती और मंडराती थी, जिससे एक नरम रोशनी निकलती थी। स्पिरिट रेस, लुओ कियाओ, लो कियाओ, वो खतरनाक माहौल नहीं देता। इसके बजाय उसमें एक स्वाभाविक मिलनसारिता है, जैसे बगल वाला कोई दोस्ताना बड़ा भाई हो। आपसे मिलकर खुशी हुई, लॉर्ड केओस। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से देखना कहीं बेहतर है। लुओ कियाओ झंग यी के पास आया, थोड़ा झुका, और उसकी शुद्ध काली आंखों में एक कोमल मुस्कान थी। चैप्टर 2764, लुओ कियाओ दो, लो कियाओ दो। मैं स्पिरिट क्लैन का लुओ कियाओ हूं। कृपया मेरी घुसपैठ के लिए मुझे क्षमा करें। आप बहुत उदार हैं। झंग यी ने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया। स्पर्श थोड़ा ठंडा था, जैसे किसी गर्म चिकने पत्थर को छूना। हम सम्मानित हैं कि स्पिरिट क्लैन के हमारे मित्र तियानहाई शहर आने के इच्छुक हैं। कृपया पधारें। झंग यी एक तरफ हट गया और लुओ कियाओ को उस स्वागत कक्ष में आमंत्रित किया जो पहले से तैयार किया गया था। स्वागत कक्ष के भीतर अतिथियों और मेजबानों के बैठने के बाद चाय और जलपान परोसा गया। झंग यी, यांग जिंगसन और झू के ने एक साथ उनका स्वागत किया। लुओ कियाओ में प्राचीन नस्लों में आमतौर पर पाया जाने वाला अहंकार नहीं था। उसका बोलना और व्यवहार बहुत ही उचित, यहां तक कि कुछ हद तक परिष्कृत, रिफाइंड था। उसने झंग यी की कुछ सरल प्रशंसा की और सीधे मुद्दे पर आने से पहले हुआक्शू साम्राज्य के पुनर्निर्माण की गति की सराहना की। लॉर्ड झंग यी, चलिए स्पष्ट बात करते हैं। मैं यहां अपने पूरे कबीले की ईमानदारी के साथ आया हूं, इस उम्मीद में कि आपके साथ एक सौदा कर सकूं। लुओ कियाओ ने अपनी काली आंखों से सीधे झंग यी को देखा और उसके आसपास की कई आध्यात्मिक मछलियां भी शांत हो गई। आगामी स्टारी स्काई कॉरिडोर, तारों भरा गलियारा में हमारी बहुत रुचि है। जहां तक हमें पता है, आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस स्थान के निकट संपर्क में रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पास विभाग के बारे में आंतरिक जानकारी तक पहुंच हो। एल्डार द एल्डर आपसे कुछ उपयोगी जानकारी के बदले में आदान प्रदान की आशा करते हैं। बेशक, हम इसे मुफ्त में स्वीकार करेंगे। बोलते ही लुओ कियाओ ने हल्के से अपनी उंगलियां चटकाई। उसके पीछे की हवा विकृत हुई और एक उत्कृष्ट धातु का बक्सा शून्य से प्रकट होकर मेज पर आ गिरा। बक्सा खोला गया और ऊर्जा का ऐसा उतार चढ़ाव जो लगभग मूर्त, टैंजिबल था, तुरंत पूरे कमरे में भर गया। अंदर दर्जनों मुट्ठी के आकार के क्रिस्टल करीने से रखे हुए थे। ये क्रिस्टल एक स्वप्निल बैंगनी रंग, पर्पल ह्यू, प्रदर्शित करते हैं, जिसका आंतरिक भाग ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें निहारिकाएं, नेबुली, घूम रही हों। ये एक उच्च सांद्रता वाला सायोनिक क्रिस्टल है। लुओ कियाओ मुस्कुराया और बोला, प्रत्येक टुकड़ा एक छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के वार्षिक बिजली उत्पादन के बराबर ऊर्जा रखता है। इसके अलावा ये ऊर्जा बहुत शुद्ध है और इसे जीवित जीवों या परिष्कृत मशीनरी द्वारा सीधे अवशोषित किया जा सकता है। लू केरन की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये अद्भुत है। इसका उपयोग सैंडस्वीपर रोबोट को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, और ये ड्रीमर के लिए बैकअप ऊर्जा के रूप में भी काम कर सकता है। झंग यी ने बक्से पर एक नजर डाली, लेकिन उसके चेहरे पर लालच का कोई भाव नहीं दिखा। आखिरकार उसके लिए ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध चीज है। लुओ कियाओ के मित्रवत व्यवहार ने झंग यी के मन में उसके प्रति कुछ सद्भावना पैदा की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ बता देगा। मैंने मिस्टर लुओ कियाओ की ईमानदारी देखी है। झंग यी ने मेज पर अपनी उंगलियां हल्के से थपथपाई, मानो नफा नुकसान तौल रहा हो। वास्तव में ये सब उसकी और यांग जिंगसन की उम्मीदों के भीतर था। जब वे अंतरिक्ष से अपनी वापसी की यात्रा पर थे, तभी उन्होंने इस तरह की स्थिति के लिए विशेष रूप से
विशेष सामग्रियों का एक सेट तैयार, या कहें कि संकलित कर लिया था। वे बस प्राचीन सभ्यता के आने और जानकारी जुटाने का इंतजार कर रहे थे। यहां जो चीजें हैं वे आधी सच और आधी झूठ है। और चूंकि अन्य सभ्यताएं भी स्टार कॉरिडोर को नहीं समझती, इसलिए वे भी अंतर नहीं बता पाएंगी। चूंकि स्पिरिट रेस इतनी उदार है, मैं भी कंजूस नहीं हो सकता। झंग यी ने यांग जिंगसिन की ओर सिर हिलाया। यांग जिंगसिन समझ गई। उसने पहले से तैयार डेटा डिस्क निकाली और उसे प्रोजेक्टर में लगा दिया। ये कुछ दृश्य है जिन्हें मैंने स्टारी स्काई कॉरिडोर के बाहरी घेरे की खोज के दौरान रिकॉर्ड किया था। झंग यी ने होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में लुभावने नीले डबल हेलिक्स कॉरिडोर की ओर इशारा किया और धीरे से बोला, जानकारी का यह सेट पूरी तरह से झूठा नहीं है। एक झूठ जो आधा सच और आधा झूठ हो, वो झूठ का उच्चतम रूप होता है। झंग यी ने स्टार कॉरिडोर की भव्यता, उसके आसपास के टूटे हुए स्थानिक बुलबुले, स्पेशल बबल्स, और यहां तक कि उसके भीतर भटकती, धुंधली और डरावनी आत्माओं को भी दिखाया। ये सब सच है, लेकिन इन्हें विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि उसने उन आत्माओं की भयानक विनाशकारी शक्ति को छिपा लिया जो डेमन गॉड के कवच को तुरंत नष्ट कर सकती थी। साथ ही कॉरिडोर के भीतर मौत के निराशाजनक घनत्व को भी नहीं बताया। साथ ही उसने निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त चीजें भी जोड़ी। अपनी सामग्रियों में उसने जानबूझकर कुछ विशेष ऊर्जा नोड्स को चिह्नित किया और उन्हें ओमेगा लैडर प्रवेश द्वार का नाम दिया। उसने सुपर कॉस्मिक मैटर जैसी दिखने वाली कुछ ऊर्जा प्रतिक्रिया स्पेक्ट्रा का अनुकरण करने के लिए यांग जिंगसिन के तकनीकी तरीकों का भी उपयोग किया। यह सत्य और भ्रम का मिश्रण है जो देखने में स्पष्ट है, लेकिन चित्र जानबूझकर रहस्य और विशालता का एहसास कराते हैं, मानो उनके भीतर कोई उच्च ऊर्जा पदार्थ निवास करता हो। इसने वास्तव में लुओ कियाओं की आंखों को थोड़ा चौड़ा कर दिया और उसने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली। मिस्टर लुओ कियाओ, मुझे आपको याद दिलाना होगा। झंग यी ने लुओ कियाओं को ध्यान से देखा। उसका लहजा असाधारण रूप से गंभीर और ईमानदार हो गया। हालांकि मैं स्टारी स्काई कॉरिडोर के करीब पहुंचा हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि यह अंदर से बेहद खतरनाक है। उस तरह का खतरा मुझ जैसे ब्लैक नाइट को भी असहज महसूस कराता है। इसलिए मैंने उस समय गहराई में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन झंग यी ने विषय बदला। उसकी आंखों में उत्साह और पछतावे का एक आदर्श मिश्रण दिखा। स्टार कबीले, स्टार क्लैन की ताकत को देखते हुए उस सभ्यता ने कम से कम एक स्तर का प्राणी अवश्य पैदा किया होगा। ये एक ऐसी नस्ल है जिससे निर्माता, क्रिएटर भी डरता है, भले ही उन्हें उनके खंडहरों में स्तर के इनहुमन के मरम्मत के अनुभव का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए, या उन्नत सभ्यता की मशीनरी का कोई टूटा हुआ टुकड़ा। ये हम इनहुमन के लिए एक अकल्पनीय खजाना होगा जो अभी भी खोज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस जानकारी में उस ओमेगा स्टेयरकेस के स्थान पर मेरा अनुमान शामिल है। जहां तक इसकी सटीकता की बात है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। लुओ कियाओ ने ध्यान से सुना। उसकी शुद्ध काली आंखों में कभी कभी चतुराई की चमक कौंधती थी। उसने झंग यी की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया, लेकिन अपनी आंखों से कुछ चीजें देखने के बाद वो उन पर संदेह भी नहीं कर सका, क्योंकि झंग यी द्वारा प्रदान की गई जानकारी इतनी विस्तृत थी। उन स्थानिक मापदंडों और ऊर्जा उतार चढ़ाव वाले चित्रों को शून्य से नहीं गढ़ा जा सकता था। इसके अलावा झंग यी का जाना तो चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही वाला द्वंद्वपूर्ण रवैया बहुत ही तर्कसंगत लग रहा था। झंग यी ने कंधे उचकाए, एक ईमानदार भाव बनाया। मैंने उस स्थान को खोजने की कोशिश की है जो बड़े जोखिमों और अवसरों से भरा है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं और हमारा हुआक्शु साम्राज्य अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए मैं पीछे हट गया, क्योंकि मैं चीजें करने में सक्षम हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा कबीला खत्म हो जाएगा। झंग यी ने आह भरी। उसके चेहरे पर पछतावे की झलक थी।
अगर बोझ इतना भारी न होता तो मैं वास्तव में एक बार बहादुर बनने पर विचार कर सकता था। इन बातों ने लुओ कियाओ को सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। यह स्पष्टीकरण बिल्कुल सही लगा। आखिरकार गांव के हर व्यक्ति में इतनी प्रबल साहसिक भावना जो होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर झंगी। लुओ कियाओ खड़ा हुआ। उसने गंभीरता से डेटा डिस्क को अपने पास रखा और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। यह खुफिया जानकारी एल्डार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी ईमानदारी ने आपको एल्डार की मित्रता दिलाई है। उन ऊर्जा पत्थरों के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई। झंग यी भी मुस्कुराया और हाथ मिलाने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम उस समय स्टारी स्काई कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसमें शामिल हो सकेगा। चैप्टर 2765 लूट 1। लुओ कियाओ को विदा करने के बाद झंग यी ने उच्च सांद्रता वाले ऊर्जा पत्थरों एनर्जी स्टोन्स के बक्से को देखा और उसे लापरवाही से लू केरन की ओर उछाल दिया। इसे ले जाओ और अपनी कीमती मशीनों को एक दावत दो। ये चीज मेरे लिए बस एक अच्छा बोनस है, लेकिन उनके लिए ये वास्तविक वरदान है। धन्यवाद बॉस अमर रहे। लू केरन खुशी से चिल्लाई और बक्से को अपनी बाहों में लेकर भाग गई। ये देखकर यांग जिंगसिन के होठों पर एक चतुर मुस्कान तैर गई। भाई, ये लुओ कियाओ बहुत बुद्धिमान लगता है। वो आपकी हर बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो निश्चित रूप से लालच में आ गया है, क्योंकि लालच उस श्रेणी क्लास की विशेषता है। झंग यी ने शांति से खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, बुद्धिमान लोग अक्सर अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और उन्हें अपने निर्णय पर अधिक भरोसा होता है। जब वे देवता बनने की आशा की एक किरण भी देखते हैं तो सारा तर्क इच्छा के आगे घुटने टेक देता है। अगले महीनों में समुद्र जैसे दुनिया का केंद्र बन गया। एक के बाद एक कई दूरस्थ सभ्यताओं के दूत, साथ ही विभिन्न देशों के उच्च पदस्थ अधिकारी मिलने आए। गहरे समुद्र के शार्क, पहाड़ों के ऊंचे चील, यहां तक कि ब्रिटानिया के नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और यहां तक कि सुदूर बंद पड़े फ्रेमोंट के प्रतिनिधि भी स्टार कॉरिडोर के बारे में पूछताछ करने आए हैं। झंग यी ने सभी आगंतुकों को स्वीकार किया। उसका रवैया तटस्थ रहा, एक शक्तिशाली व्यक्ति के संयम को बनाए रखते हुए, लेकिन उसने ईमानदारी, संसाधन के साथ आने वाले हर गुट के साथ सावधानीपूर्वक तैयार की गई जानकारी साझा की, जो सच्चाई और झूठ का मिश्रण थी। इस तरह के समझदारी भरे रवैये ने स्वाभाविक रूप से अधिकांश शक्तियों का समर्थन हासिल किया, लेकिन झंग यी मूर्ख नहीं था। हर बार वो सूक्ष्मता से उन प्रतिनिधियों को यह बताता था कि स्टारी स्काई कॉरिडोर में एक बड़ा खजाना हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ा संकट भी हो सकता है। वो उन लोगों को वहां हल्के में न जाने की चेतावनी भी देता था। हालांकि जब लाभ काफी बड़ा हो तो बहुत से लोग उसके पीछे के खतरों को भूल सकते हैं। उन जलती हुई आंखों को देखकर झंग यी जानता था कि वे निश्चित रूप से स्टारी स्काई कॉरिडोर जा रहे हैं। जैसे जैसे ये जानकारी फैली, पृथ्वी पर शक्तिशाली व्यक्तियों के पूरे हल्के में खलबली मच गई। ओमेगा स्टेयर्स की किंवदंती हर बार दोहराए जाने के साथ अधिक से अधिक वास्तविक और पौराणिक होती गई। झंग यी के प्रोत्साहन के साथ एक बड़ा जाल चुपचाप बिछा दिया गया है, जो 2 साल बाद भव्य कटाई हार्वेस्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, जैसा कि झंग यी ने भविष्यवाणी की थी, उनके अलावा पर्दे के पीछे अन्य खिलाड़ी भी थे जो डोरियां खींच रहे थे। इसने सभी नस्लों को और भी पागल बना दिया। बाद में यहां तक कि वे समूह भी डगमगाने लगे जिन्होंने शुरू में संदेह किया था और स्टार कॉरिडोर जाने का कोई इरादा नहीं था। आप संदेह करना चुन सकते हैं या आप न जाना चुन सकते हैं। हालांकि यदि आप नहीं जाते हैं और आपका कट्टर दुश्मन स्टार कॉरिडोर जाता है और अपार शक्ति के साथ लौटता है, तो आपकी नस्ल का विनाश निश्चित है। झंग यी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यह स्पष्ट है कि कैसे उसने बार बार के कारनामों के माध्यम से हुआक्शु साम्राज्य को
सभी नस्लों के बीच एक मध्यम स्तर की ताकत वाली शक्ति में बदल दिया। बड़े जातीय समूह के साथ क्या हुआ? बाकी सब झूठ है। साफ तौर पर कहें तो झंगी अधिक मजबूत हो गया है। भले ही शक्तिशाली कबीलों ने झंगी को मारने के लिए जाल नहीं बिछाया होता, देर सवेर झंगी उन्हें खत्म करने का कोई न कोई कारण आसानी से ढूंढ लेता। इस घटना के कारण सभी नस्लें बांस की टोकरी में गिरे केकड़ों की तरह हैं, एक दूसरे को खींच रही है और उनमें से कोई भी टोकरी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस बीच सभी की निगाहें स्टारी स्काई कॉरिडोर पर थी और युद्ध का धुआं छंटने के बाद समुद्र में विकास का एक दुर्लभ स्वर्ण काल शुरू हुआ। ग्रेट यूअनियन सभ्यता के विशाल संसाधनों, तकनीक और बहुमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद पूरे हुआक्शु साम्राज्य में जैसे एक शक्तिशाली उत्तेजक, स्टिमुलेंट का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। खंडहरों के बीच से अनगिनत गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई, जिससे एक नए प्रकार का शहर बना जो टाइटन बायोआर्किटेक्चरल तकनीकों को आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ जोड़ता है। ये इमारतें न केवल असाधारण रूप से मजबूत हैं, बल्कि उनमें स्वोपचार, सेल्फ हीलिंग, पारिस्थितिक चक्र प्रणाली भी है। सड़कों पर व्यस्त भीड़ के अलावा आप भारी वस्तुओं को ले जाने में सहायता करने वाली मशीनों की टीमों को भी देख सकते हैं। आसमान अब बादलों से ढका नहीं था। आयरनक्लैड क्लैन से छीने गए और संशोधित किए गए कई गश्ती हवाई जहाज, एयरशिप्स अपनी चेतावनी लाइटें चमका रहे थे, जो रात भर इस धरती की शांति की रक्षा कर रहे थे। समृद्धि और फलने फूलने का एक दृश्य, मानो स्वर्ण युग आ गया हो। हालांकि झंगी, जो यून के मैनर की ऊपरी मंजिल पर था, उसने खिड़की के बाहर के हलचल भरे दृश्य को देखा, लेकिन उसकी आंखों पर हमेशा पाले की एक ऐसी परत ढकी रहती थी जिसे पिघलाया नहीं जा सकता था। समृद्धि अक्सर विनाश की प्रस्तावना होती है। झंगी ने धीरे से अपनी उंगलियों से ठंडे कांच को सहलाया, खुद से बुदबुदाते हुए। वो अच्छी तरह जानता था कि वर्तमान शांति केवल तूफान से पहले की शांति थी। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि ये एक अत्यंत नाजुक संतुलन है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बम है। लिंग का अंतरायामी शरीर, यह जनजाति द्वारा छोड़ी गई सर्वोच्च विरासत है। देवत्व की वो चाबी जिसका सपना सभी दूरस्थ सभ्यताओं ने देखा है। यी नियन का वध करने का कार्य इसने उसके और अप्रत्याशित नाइटमेयर क्लैन के बीच एक कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी पैदा कर दी। किंग कैंग को पीछे हटने के लिए मजबूर करना, इसने टायरानोसोर कबीले की किल लिस्ट में उसका स्थान और पक्का कर दिया। हालांकि ड्रैगन कबीला वर्तमान में मोर्चा संभाले हुए है और वे पुराने लोग ड्रैगन को नुकसान पहुंचाने के डर से खुलकर कार्रवाई करने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है। झंगी मुड़ा और वापस अपनी डेस्क पर गया। होलोग्राफिक मैप और लाल खतरे वाले बिंदुओं से चिन्हित क्षेत्रों को देखने लगा। पहाड़ ढह सकते हैं और दोस्त भाग सकते हैं। इस घने जंगल में एकमात्र व्यक्ति जिस पर आप वास्तव में भरोसा कर सकते हैं, वो आप खुद हैं। 2 साल और झंगी की निगाहें गहरे तारों वाले आसमान पर टिकी। सभी दूरस्थ सभ्यताएं अब से 2 साल बाद स्टार कॉरिडोर के लिए तैयारी कर रही है। ये उनकी नजरों में सबसे बड़ा अवसर है और मेरे लिए अपनी सांसें वापस पाने का ये सही मौका है। 2 साल के भीतर मुझे अपने सभी तुरुप के पत्तों को चरम तक ले जाना होगा। अन्यथा जब वो तथाकथित प्रेत जहाज, गोस्ट शिप आएगा तो वो मेरा मृत्यु दिवस होगा। जमीन के 3 मीटर नीचे टॉप्सी क्रेट प्रयोगशाला, ये लू केरन का क्षेत्र है, पूरे हुआक्शु साम्राज्य की तकनीक का दिल। इस समय लू केरन सामरिक चश्मा, टैक्टिकल गॉगल्स पहने हुए एक विशाल एंटी-ग्रेविटी प्लेटफॉर्म के सामने व्यस्त थी। प्लेटफॉर्म के केंद्र में 2 फटे हुए कवच तैर रहे थे, जिनसे अभी भी आतंक की आभा निकल रही थी। एक आयरनक्लैड क्लैन के नेता का वो अंतिम सिंगल सोल्जर मैक था जिसे वो हार गया था। भले ही काला धातु टूटा हुआ था,
फिर भी उसमें एक ऐसा बनावट, टेक्सचर था जो रोशनी को निगल सकता था। दूसरी चीज, नाइटमेयर यीनियन के शरीर से निकाला गया काले कवच का एक टुकड़ा था, जिसकी सतह हल्की आध्यात्मिक काली धुंध में लिपटी हुई थी। कैसा चल रहा है? क्या ये काम करेगा? झंग यी प्रयोगशाला में आया और पसीने से लथपथ व्यस्त लू केरन से पूछा। लंबी सांस, कॉल। लू केरन ने अपना चश्मा उतारा और माथे से पसीना पोंछा। हालांकि वो थक गई थी, लेकिन उसकी बड़ी आंखों में एक जुनून की रोशनी चमक रही थी। बॉस, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। उसने मलबे के 2 ढेरों की ओर इशारा किया और उत्साह से कहा, आयरनक्लैड क्लैन के इस धातु की आंतरिक संरचना वास्तव में एक लिक्विड लैटिस है। इसका मतलब है कि इसमें लगभग असीमित भौतिक प्रतिरोध और स्वमन्मत की क्षमता है। और यीनियन का ये कवच तो और भी चौंकाने वाला है। ये कोई पदार्थ ही नहीं, बल्कि एक जमी हुई आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर है। चैप्टर 2766, लूट दो। मैंने इसका परीक्षण किया है, यहां तक कि जब आप उन्हें धोने के लिए अपने डार्क रियल्म फ्लो का उपयोग करते हैं, तो ये दोनों चीजें ढहने से पहले केवल थोड़े समय के लिए ही टिक पाती है। ये रक्षात्मक शक्ति बस अद्भुत है, विशेष रूप से नाइटमेयर क्लैन का कवच, जिसमें स्वाभाविक रूप से मानसिक हमलों, मेंटल अटैक्स के प्रति प्रतिरोध क्षमता होती है। यदि आप इसे व्हाइट एम्परर्स बैटल आर्मोर में एकीकृत कर सकते हैं, तो भविष्य में उन भ्रम पैदा करने वालों, इल्यूजनिस्ट्स का सामना करते समय आप इतने लाचार नहीं होंगे। झंग यी ने सिर हिलाया। प्राचीन सभ्यताओं के इन शीर्ष विशेषज्ञों के हथियार और कवच निश्चित रूप से पूरी सभ्यता की तकनीक का शिखर होंगे, जैसे व्हाइट एम्परर का सफेद कवच। आखिरकार सभ्यता के विकास की सीमाएं अंततः उसके शीर्ष व्यक्तियों की युद्ध शक्ति पर निर्भर करती है। क्या मैं उन्हें अपने व्हाइट एम्परर बैटल सूट में शामिल कर सकता हूं? बिल्कुल, लू केरन ने दृढ़ता से सिर हिलाया और फिर एक जटिल होलोग्राफिक ड्राइंग निकाली। हालांकि बॉस, मुझे आपको कुछ बताना है। उसके हाव भाव थोड़े गंभीर हो गए। हालांकि हम अभी बहुत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन मैंने ईहेन क्लैन के उस इंजीनियर द्वारा छोड़ी गई तकनीकी विरासत का 5% भी नहीं खोजा है। उस सभ्यता की तकनीक बहुत उन्नत थी। इसके कई सिद्धांतों ने मौजूदा भौतिकी, फिजिक्स को पूरी तरह से उलट दिया। ये आदिम लोगों से परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए कहने जैसा है। लेकिन लू केरन ने अपनी छोटी मुट्ठी भींची। अगले 2 वर्षों में, जब तक मैं ब्रेक नहीं लेती, मुझे विश्वास है कि मैं मुख्य हिस्सों में महारत हासिल कर सकती हूं। ये 2 कवच न केवल आपके व्हाइट एम्परर बैटल सूट में पूरी तरह से एकीकृत हो सकते हैं, बल्कि ये हमारे हुआक्शू साम्राज्य की सैन्य प्रणाली को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। आराम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। झंग यी मुस्कुराया और उसके बालों को सहलाया। उसकी आंखें कोमल थी। खुद को जरूरत से ज्यादा मत थकाओ। मुझे तुम पर भरोसा है। वास्तव में स्थिति अभी उतनी तनावपूर्ण नहीं है। अब लू केरन वास्तव में हर दिन एक लट्टू की तरह घूम रही है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। टेक ट्री के अंतिम चरणों में ऐसा ही होता है। झंग ये तकनीक विकसित करने के लिए उस पर बहुत अधिक भरोसा करता है। वैसे बॉस, फ्यूजन के बाद आप नए बैटल सूट को क्या नाम देने की योजना बना रहे हैं? लू केरन ने उम्मीद के साथ पूछा। झंग यी ने कुछ देर के लिए हवा में लटके काले और सफेद पदार्थों को देखा, फिर विचार किया। फ्यूजन वाला बैटल सूट काला और सफेद होना चाहिए। व्हाइट एम्परर का नाम अब थोड़ा अनुपयुक्त है। तो ज़ेब्रा प्रिंट बैटल सूट, वो थोड़ा भद्दा होगा। चूंकि ये चरम भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक बाधा, स्पिरिचुअल बैरियर के साथ जोड़ता है, तो चलिए इसे गॉड अनाइलेशन, ईश्वर का विनाश कहते हैं। गॉड्स डिमाइज, कितना शानदार नाम है। उपकरणों के अपग्रेड की व्यवस्था करने के बाद झंग यी एक बार फिर एकांत, सेक्लूजन में चला गया। इस बार उसने यून के मैनर के भूमिगत एब्सोल्यूट क्वाइट चैम्बर,
एब्सोल्यूट क्वाइट चेंबर को अपने एकांत स्थान के रूप में चुना। इस जगह में भौतिक अलगाव और ऊर्जा परिरक्षण शील्डिंग का उच्चतम स्तर है। मेरे अलावा वहां कोई नहीं जा सकता, बेशक एक व्यक्ति को छोड़कर। लिंग, इहेन जनजाति का ये मानव रूप वर्तमान में पालथी मारकर हवा में तैर रहा है। आलू के चिप्स का पैकेट पकड़े हुए कचर-चर की आवाज कर रहा है, जिसमें एक मास्टर होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। लेकिन झंग यी की नजरों में वो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी गुरु थी। सुपरवर्स की शक्ति प्रणाली आपकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। चिप्स खाते हुए लिंग ने लापरवाही से झंग यी की ओर इशारा किया, जो ध्यान मेडिटेशन कर रहा था। साधारण महामानव केवल ऊर्जा उधार लेते हैं। नाइट्स ऊर्जा में हेरफेर करना शुरू करते हैं, और जब कोई ब्लैक नाइट के स्तर पर पहुंचता है या ओमेगा की दहलीज को छूता है, तो प्रतिस्पर्धा भौतिक दुनिया की अंतर्निहित संरचना में हस्तक्षेप करने की क्षमता के बारे में होती है। तुम भाग्यशाली हो, या यूं कहें कि तुम असामान्य हो। लिंग ने झंग यी पर एक नजर डाली। तुम्हारे पास 3 सबसे सर्वोच्च शक्तियां हैं: समय, स्थान और एंटीमैटर वॉइड। ये 3 शक्तियां वास्तव में वे आधारशिलाएं हैं जो इस ब्रह्मांड की भौतिक दुनिया का निर्माण करती है। यदि भविष्य में किसी दिन तुम इन 3 तत्वों को एकीकृत कर सको, तो टायरनोसोरस रेक्स की तो बात ही छोड़ो, सैद्धांतिक रूप से तुम एक असली ओमेगा के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम होगे। झंग यी ने अपनी आंखें बंद कर ली, और उसके चारों ओर का स्थान लगातार मुड़ और मुड़ रहा था, मानो उसके चारों ओर अनगिनत छोटी दुनियाएं बन रही हों और नष्ट हो रही हों। वो कोशिश कर रहा है स्थान को नष्ट करने के लिए वॉइड की शक्ति का उपयोग करने की, और फिर इस विनाश को ठोस बनाने के लिए समय की शक्ति का उपयोग करने की। ये कठिन है। ये एक धार पर नाचने जैसा है, जहां जरा सी चूक नियमों के विपरीत प्रहार बैकलैश को जन्म दे सकती है। काफी समय बाद झंग यी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस छोड़ी। लिंग, हूं, मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा था, झंग यी ने कहा। उसकी आंखों में एक साया सा था। ये नाइटमेयर क्लैन के बारे में है। हालांकि यी नियन मर चुका है, लेकिन नाइटमेयर क्लैन अभी भी अस्तित्व में है। वो नस्ल बहुत अजीब और सर्वव्यापी है। मैं उस समय यी नियन के ड्रीम स्लेइंग किल की चपेट में आ गया था। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता, तो शायद मैं कभी नहीं जागता। झंग यी ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली को देखा। अब भी जब मैं बहुत थका हुआ होता हूं, तो कभी कभी मुझे भटकाव का एहसास होता है। क्या मेरे सामने सब कुछ वास्तव में वास्तविकता है, या क्या मैं अभी भी सपने की उस नवी परत में हूं और यी नियन पर जीत पाने का एक सुंदर सपना देख रहा हूं? ये आत्मसंदेह मेरे दिल में गहराई तक गड़े एक कांटे की तरह है। नाइटमेयर क्लैन में अभी भी शक्तिशाली सदस्य हैं। 2 साल बाद स्टारी स्काई कॉरिडोर में वे निश्चित रूप से मेरे खिलाफ अपनी चाल चलेंगे। झंग यी ने लिंग की ओर देखा और ईमानदारी से पूछा, तुम इहेन जाति से हो। तुम्हें उस नस्ल की कमजोरियों के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह के मानसिक हमले से पूरी तरह बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मानसिक रक्षा उपकरण या कोई विशेष मरम्मत विधि? यहां तक कि अपग्रेड किए गए गॉडस्लेयर कवच के साथ भी मानसिक हमलों को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। लिंग ने चिप्स खाना बंद कर दिया। उसने अपने हाथों से चूरा झाड़ा। उसकी आंखें, जिनमें सितारे और समुद्र समाये हुए लगते थे, उसे चुपचाप देख रही थी। तुम चीजों को बहुत जटिल बना रहे हो, लिंग ने शांति से कहा। नाइटमेयर क्लैन की क्षमताएं वास्तव में दुष्ट हैं। वे हमले शुरू करने के लिए सपनों और अवचेतन पर भरोसा करते हैं। जब तक तुम सचेत हो और तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आक्रमण की चपेट में हो। हालांकि उनसे निपटने का एक बहुत ही सरल और क्रूर तरीका है। क्या तरीका? झंग यी ने उत्सुकता से पूछा। लिंग ने अपना सिर टेढ़ा किया। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान आई। जब तक तुम सोओगे नहीं, तब तक सब ठीक रहेगा। है? झंग यी दंग रह गया।
सोना नहीं? ये कैसा अजीब सुझाव है। मनुष्य, यहां तक कि अलौकिक क्षमताओं वाले लोग भी अपनी मानसिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए नींद की जरूरत रखते हैं। नींद की लंबी कमी से तंत्रिका तंत्र खराब हो सकता है या मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे नाइटमेयर क्लाइंट को फायदा उठाने का मौका ही मिलेगा। झंग यी के हैरान चेहरे को देखकर लिंग धीरे से फुसफुसाई, मूर्ख, तुम्हारा वर्तमान जीवन स्तर पहले से ही एक ब्लैक नाइट का है। तुम्हारा शरीर और मन बहुत पहले ही नश्वर लोगों, मॉर्टल्स, के दायरे को पार कर चुके हैं। तथाकथित नींद मस्तिष्क के लिए चयापचय अपशिष्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को साफ करने और यादों को पुनर्गठित करने के लिए एक प्रारंभिक तंत्र के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए अभी इसे पूरी तरह से डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान द्वारा बदला जा सकता है। गहरे ध्यान में तुम्हारी चेतना स्पष्ट होती है, यहां तक कि सामान्य से भी अधिक। उस स्थिति में कोई भी बाहरी मानसिक घुसपैठ कोरी सफेद कागज पर स्याही की तरह साफ दिखाई देगी। झंग यी की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। दोस्तों, ये था आज का ध्यान चैप्टर। आप नींद के विकल्प के रूप में कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।